जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर दोस्तों स्पीडी चल रहा है। डे बाय डे दोस्तों हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग प्रतिदिन दोस्तों एक पेज का टारगेट रखते हैं और उसको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्यात्मक तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगर उसमें दोस्तों आपको और कुछ लग रहा है कि सर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें दोस्तों बता दीजिएगा, उसमें दोस्तों हम काम करेंगे जरूर। क्योंकि दोस्तों हम लोग का टारगेट रहता है कि एक पेज करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। क्योंकि बता दिए आपको कि जो करंट अफेयर का दोस्तों आपका भय था, जो अपने सिलेबस है करंट अफेयर का दोस्तों आप दूर किए हुए थे, वो दोस्तों आपको हम इसमें लगाव हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बता दें जैसा कि आपको 62 पेज इस पीडी का मेरे भाई 62 पेज है। ये 62 पेज को दोस्तों अपने दिमाग में बैठाना है। ये बस रट्टा नहीं मेरे भाई मारना है, बल्कि क्या करना है, इसका खाका दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लेना कि हाँ इस पेज में हमको ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। उसके बाद पूरा टॉपिक को दोस्तों आप समझ जाइएगा। तो उसके बाद क्या करना है, बस आपको मंथली मैगजीन खरीद के लाना है दोस्तों इस पीडी का, और बस दोस्तों मंथ वाइज क्या करना है, उसको रिवीजन कर लेना, आपका दोस्तों काम हो जाएगा। और जो भी दोस्तों एग्जाम में आपके जो भी 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से वर्तमान समय में, वो दोस्तों आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 7 का दोस्तों। जो पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो क्या करने वाले हैं, तो हम लोग तूफान और चक्रवात के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। 2024-25 में जो आए हैं तूफान और चक्रवात, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों जानकारी आपको देना चाहिए क्या मेरे भाई, कि ये तूफान और चक्रवात होता क्या है मेरे भाई, ये तूफान और चक्रवात होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं चक्रवात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो चक्रवात के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। चक्रवात साइक्लोन मेरे भाई होता क्या है, तो साइक्लोन क्या होता है, तो देखते हैं गर्मी के समय में क्या होता है कि जो समुद्र का दोस्तों जो पानी होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाष्प बनता है। वाष्प बनता है मतलब समझिए कि गर्मी के समय में जो आपकी जो वहाँ की जो नमी होती है या समुद्र का दोस्तों जो भाप होता है वो क्या होता है, जो गर्म होकर दोस्तों ऊपर उठता है। आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म हवाएं होती है दोस्तों वो क्या होती है, ऊपर उठती हैं, गर्म होकर दोस्तों ऊपर उठती हैं। और जो ठंडी दोस्तों हवाएं होती है उसके जगह पर आना, जो खाली मान लीजिए कि हवा ऊपर उठी, गर्म हवाएं गर्म होकर के दोस्तों, तो जो ठंडी हवा दोस्तों तेजी से क्या करती हैं, उसका जगह भरने के दोस्तों तुरंत आती है। तो इस तरफ दोस्तों क्या होता है, एक दोस्तों चक्र बनता है। जैसे ही दोस्तों जो गर्म हवा ऊपर उठती है तो दोस्तों क्या करते हैं, एक निम्न दाब का दोस्तों क्षेत्र बनाती है। ये निम्न दाब का दोस्तों क्षेत्र बनाती है और ठंडी हवा दोस्तों उसको भरने के लिए आती है। तो इस तरह दोस्तों क्या होता है, एक चक्कर बन जाता है। क्या बनता है, एक चक्कर दोस्तों बन जाता है, जिसे हम लोग चक्रवात के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसको हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना है कि चक्रवात मेरे भाई और तूफान दोनों में क्या दोस्तों अंतर है, दोनों में क्या मेरे भाई अंतर, ये ध्यान दीजिएगा। तूफान किसको कहेंगे सर हम, और चक्रवात किसको कहेंगे, ये भी ध्यान देना है आपको। तो तूफान क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, तो जो हमारे भारतीय मौसम विभाग है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, चक्रवात को और तूफान को दोस्तों इसके जो हवा है, हवा की स्पीड पर दोस्तों क्या किया है, इसको अंतर बताया है। उन्होंने कहा है कि तूफान हम वैसी जो हवा है उसको कहेंगे कि जिसका स्पीड 63 किलोमीटर प्रति आवर हो। क्या हो, 63 किलोमीटर प्रति आवर किसी हवा का अगर भाई मेरे क्या हो स्पीड होता है तो उसको हम लोग तूफान कहते हैं। लेकिन यही स्पीड क्या हो, 119 हो जाए, क्या हो जाए, 119 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर कोई हवा दोस्तों चल रही है तो क्या कहेंगे हम लोग, तो चक्रवात कहेंगे। तो चक्रवात दोस्तों और तूफान में यही अंतर होता है। तो चक्रवात क्या होता है दोस्तों, तूफान से ज़्यादा दोस्तों घातक होता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो दोनों याद रखिएगा, स्पीड भी इसका याद रखिएगा। और तूफान और चक्रवात दोनों एक समान मत समझिएगा, दोनों में दोस्तों क्या होता है, तो अंतर होता है मेरे भाई, ये आपके दिमाग में डाले रखना है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, जो अपना टॉपिक हमारा है उस पर बात करते हैं। तो ये आपका जो चक्रवात और तूफान जो इसका नामकरण दोस्तों होता है, तो जो अलग अलग देशों द्वारा होता है वो कैसे होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये चक्रवात तो हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर आपका हो गया दोस्तों वो, और जो उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसके जो चक्रवात दोस्तों आए हैं 24-25 में, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नामकरण के बारे में बात की है हम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हिंद महासागर में चक्रवात जो आते हैं मेरे भाई वो कैसे आते हैं। तो चक्रवात याद रखिएगा, जो हमारे भारत में या भारत के आसपास जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है दोस्तों, जो उत्तरी हिंद महासागर जो आपका है, जो उत्तरी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ चक्रवात दोस्तों कब आए आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका उत्तरी क्या है तो हिंद महासागर है, वहाँ पर चक्रवात दोस्तों कब देखने के लिए मिलेगा। सिंपल याद रखिएगा, जब हमारे भारत में दोस्तों क्या होता है, मानसून का प्रवेश होता है। क्या होता है भाई मेरे, मानसून का दोस्तों प्रवेश होता है, तब आपको दोस्तों न्यूज़ में, मीडिया में, पेपर में दोस्तों चक्रवात का नाम सुनने के लिए मिलेगा। और जब दोस्तों क्या होता है, मानसून जब लौटता है, लौटता हुआ जब मानसून होता है दोस्तों, जब मानसून क्या होता है दोस्तों वो लौटता है, तब दोस्तों आपको चक्रवात का दोस्तों नाम सुनने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा चक्रवात कब सुनने के लिए मिलता है, तो जब मानसून का दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश होता है, और जब दोस्तों मानसून लौटता है तब दोस्तों चक्रवात आपको देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए दोस्तों मिलता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं क्या, तो इसके नामकरण पर।
कि देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेमल है, तो रेमल नामकरण कौन किया, ओमान किया। तो दोस्तों क्या ऐसा कुछ पैटर्न है, क्या कुछ तरीका, क्या उसका कुछ प्रोसेस है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस 2 मिनट आपका समय लेंगे और आपको पूरी कहानी दोस्तों समझा देंगे कि इसका नामकरण कैसे होता है। तो हम लोग नामकरण के थोड़ा सा अगर इतिहास के बारे में बस थोड़ा सा बताएंगे, इतिहास के बारे में जाने तो दोस्तों इससे पहले मतलब अगर बात कर ले 1950 से पहले जो भी दोस्तों चक्रवात आपका तूफान आता था उसका कुछ नामकरण दोस्तों नहीं होता था। नामकरण की जो प्रक्रिया दोस्तों शुरू हुई वो कब हुई, 1953 से हुई। कब हुई मेरे भाई, 1953 से नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कहाँ से दोस्तों हुई, तो जो अटलांटिक महासागर देख रहे हैं दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर में जो भी दोस्तों चक्रवात आते थे तो वहाँ पर दोस्तों नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। किसके द्वारा, तो एक संस्था का नाम सुने होंगे, कौन, तो WMO का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जो विश्व मौसम विज्ञान विभाग संगठन दोस्तों आपका है, जिसकी स्थापना आपका हुई थी, याद रखिएगा कब, तो 23 मार्च मेरे भाई, 23 मार्च 1950 को मेरे भाई हुई थी। इसीलिए हम लोग हर साल 23 मार्च को क्या करते हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं। और 50 में दोस्तों हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, दिमाग में आपको डाल के रखे रखना है। दिवस कब मनाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर कभी मुख्यालय पूछ दे तो मुख्यालय मेरे भाई कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है मेरे भाई, जेनेवा में इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसने क्या किया, तो इसने दोस्तों नामकरण का दोस्तों क्या किया, प्रचलन शुरू हुआ। कहाँ पर, तो उत्तरी जो आपका जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर, तो जो अमेरिका आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब जो देश वहाँ अटलांटिक महासागर के बगल में जो आ रहे हैं वो दोस्तों नामकरण अपना करते थे। तो जो नामकरण करते थे अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका जो नामकरण करता था पहले अपने जो भी दोस्तों पुरुष हो गए, वो पुरुषों के नाम पर आपको देखने के लिए नामकरण दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता। वहाँ पर चक्रवात जो भी आते थे तो वहाँ पुरुषों के नाम पर दोस्तों जो भी मतलब वहाँ के प्रसिद्ध पुरुष हुए अमेरिका के वहाँ। लेकिन बाद में उसका प्रचलन शुरू क्या हो गया, वहाँ ऑड इवन का, अमेरिका के जो तट पर दोस्तों कोई भी चक्रवात आते थे तो वहाँ ऑड इवन का दोस्तों क्या हुआ, प्रक्रिया शुरू हुआ। ऑड मतलब कि अगर मान लीजिए जिस साल में, मान लीजिए कि 2004 में दोस्तों अगर चक्रवात आते हैं तो ये आपके मेल के नाम पर उसका रखा जाएगा नाम। अगर 2003 में दोस्तों अगर कोई चक्रवात आया है दोस्तों अमेरिका के तट पर तो उसका फीमेल के नाम पर दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको याद, अगर मान लीजिए कि अमेरिका में कभी चक्रवात आया और आपसे पूछ दे कि किस मतलब कि इसका नामकरण क्या है, ऑप्शन में आपको मेल फीमेल का नाम दिया हो तो इससे आप पकड़ सकते हैं। नहीं, ये दिमाग में बस याद रखिएगा कि अमेरिका में चक्रवात की जो प्रक्रिया जो शुरू में थी उसको बाद में बदलाव करके कि जो सम ऑड मतलब कि जो साल आपका क्या हो, इवन अगर होगा दोस्तों तो वो आपका मेल के नाम पर रखा जाएगा चक्रवात का नाम, और 2 साल दोस्तों क्या हो आपका ऑड हो दोस्तों तो वो फीमेल के नाम पर दोस्तों रखा जाएगा। ये प्रक्रिया किसने अपनाई दोस्तों, तो ये अमेरिका ने दोस्तों अपनाई। बाकी जो अलग अलग देश हैं जिनके तट पर दोस्तों, जिनके क्षेत्र में चक्रवात आता है वो भी अपना नामकरण करते हैं। तो पहले हम ये हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया के तट पर दोस्तों नाम जो आते हैं, जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, तो वहाँ जो क्षेत्र में आते हैं तो वो दोस्तों अपने जो भी वहाँ नेता हो गए दोस्तों, नेता उनके नाम पर वो अपने चक्रवात का नाम रखते थे। और वहीं बात कर ले हम अपना किसका, तो जो प्रशांत महासागर में, कौन प्रशांत महासागर, तो उत्तरी और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात कर ले। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब कि जहाँ पर आपका चीन हो गया दोस्तों, जापान हो गया, तो वो सबके क्षेत्र में दोस्तों चक्रवात आ रहे हैं। तो वो लोग नाम किस पे रख रहे हैं, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ों को दोस्तों देख करके वो अपना नामकरण चक्रवात का करते हैं। तो ये तो इतनी सारी बातें दोस्तों अलग हो गई। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में दोस्तों चक्रवात आ रहा है उसके बारे में हम लोग को बात करना है, तो चलिए हम उस पर भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे हिंद महासागर, जो उत्तरी हिंद महासागर दोस्तों, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। वहाँ पर दोस्तों चक्रवात का नामकरण कैसे हो रहा है। जो उत्तरी हिंद महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर लिख देते हैं हम यहाँ पर, समझ जाइएगा। नॉर्थ ये हो गया हिंद, ये हो गया दोस्तों महासागर, नॉर्थ उत्तरी हिंद महासागर याद रखिएगा, नहीं तो लिख ही देते हैं हम उत्तरी हिंद महासागर। अब यहाँ पर नामकरण कैसे हो रहा है, तो दोस्तों हम बात करें तो आज से 21 साल पहले यानी कि 2004 की बात हम कर रहे हैं। 21 साल दोस्तों, 21 साल पहले मतलब कि 2004 में दोस्तों ये भारत की पहल पे दोस्तों ये उत्तरी हिंद महासागर में जो भी दोस्तों चक्रवात आते थे तो भारत के दोस्तों पहल से ये नामकरण की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हुई। कब हुई शुरू, तो 2004 में दोस्तों। इसमें भारत का दोस्तों प्रमुख योगदान था। तो इसमें क्या था दोस्तों, तो इसमें क्या था कि 2004 में नामकरण की जो प्रक्रिया जो रखी गई दोस्तों, उसमें जो एक बनाया गया संगठन बनाया गया जो आपका, तो उसमें कुल दोस्तों 8 देश थे। क्या थे उसमें, कुल 8 देशों का संगठन था जो उनके क्षेत्र में जो हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में जो आ रहे थे चक्रवात, तो वो दोस्तों अपना नामकरण कर रहे थे। उस 8 देश में अगर नाम कहीं पूछ दे आपसे तो बांग्लादेश था आपका, इंडिया था, श्रीलंका था, और आपका जो म्यांमार देख रहे हैं जो पड़ोसी हमारा है दोस्तों, वो उसको याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों और आपके थे ओमान, आपके थे थाईलैंड था उसमें, पाकिस्तान भी था उसमें दोस्तों। तो इसमें इस तरह का मिलाकर कुछ
कुल मिलाकर के आपके 8 देश दोस्तों थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 देश थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 2018 की हम लोग बात करें, कब 2018 की, कब की 2018 की। तो इसमें जो 8 देश थे, तो ये 8 देश की जो संख्या थी दोस्तों ये 13 हो गई, मतलब 5 देश दोस्तों इसमें और जुड़ गए हैं, जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, नामकरण दोस्तों कर रहे हैं। तो कुल कितना होगा दोस्तों, कुल हो गए 13। अब ये 13 देश क्या कर रहे हैं दोस्तों, 13 तरह के नाम दे रहे हैं, मतलब कि एक देश क्या करेंगे तो 13 नाम देंगे। तो 13 देश कितना देंगे, 13 नाम देंगे, मतलब एक देश क्या करेगा दोस्तों 13 नाम देगा, कोई चक्रवात का नाम 13 देगा, तो 13 देश कितना देगा 13। तो कुल कितना होगा दोस्तों, अगर कुल चक्रवात की बात करें तो 169। अब ये 169 चक्रवात डाटा क्या है दोस्तों, तो विभाग के पास रखा हुआ है। अब जब भी दोस्तों चक्रवात आता है तो इसका नामकरण चक्रवात के आने से पहले नहीं होता था, आने से पहले मतलब कि आने के बाद नहीं होता, आने से पहले उसका नामकरण दोस्तों हो जाता है, बल्कि मतलब उसका जो अनुमान हम लगाते हैं, जो मौसम विभाग अनुमान लगाता है, उसके अनुमान से दोस्तों वो चक्रवात कितना घातक है क्या नहीं है दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों ये नामकरण दोस्तों उसका हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 13 नाम तो बताएं आप, तो 13 नाम, जो 13 देश है दोस्तों, तो कौन सा देश पहले नाम रखेगा, कौन सा देश बाद में रखेगा, ये कैसे निर्णय होता है। तो जो आपको 13 देश बताएं उसका हम नामकरण, यहाँ 13 देश का नाम देखिए लिखते हैं, इसको हम पतला कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर सब आ जाए। जैसे देखिए हम किसकी बात की है, तो हम 13 देश का नाम लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं बांग्लादेश, क्या लिखते हैं बांग्लादेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, समझिएगा। आपका बात करते हैं इंडिया के बारे में, ये हो गया आपका इंडिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं ईरान के बारे में, ईरान भी दोस्तों आपका 13 देश में है, ईरान हो गया आपका। फिर आप बात करते हैं मालदीव, ये हिंदी में लिखते क्या, चलिए हिंदी में लेते हैं, ये हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, समझ जाइएगा। भारत की हो गया, ये भारत हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं ईरान का, बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मलेशिया हो गया आपका, इसमें आता है। मलेशिया के बाद दोस्तों म्यांमार भी आपका आ जाएगा, म्यांमार चलिए लेते हैं, म्यांमार हो गया आपका, समझ जाइएगा म्यांमार। उसके बाद दोस्तों आपका ओमान इसमें आ जाएगा, ओमान के बाद पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं, PAK पाकिस्तान हो गया आपका। कतर का नाम सुने होंगे, CUTER कतर हो गया आपका। सऊदी अरब का नाम सुने होंगे तो SA साउथ अफ्रीका में समझिएगा, सऊदी अरब का नाम लिखा है। उसके बाद श्रीलंका का लिख देते हैं SL, श्रीलंका हो गया आपका। थाईलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, TH मतलब थाईलैंड समझिएगा। UAE भी दोस्तों इसमें 13 देश में आपका नाम इसमें आता है एक, और एक दोस्तों एक और देश आपका है, उनका नाम दिमाग से निकल गया, हाँ यनम का दोस्तों नाम याद रखिएगा। ये कुल दोस्तों 13 देश है, ये कुल कितने हैं 13 देश है। अब ये 13 देश क्या करते हैं, जो भी चक्रवात आता है उसका नामकरण करते हैं। बांग्लादेश, भारत, ईरान, ये मलेशिया हो गया, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यनम दोस्तों, ये क्या है 13 देश वो नामकरण करते हैं। हम नामकरण कैसे करते हैं, तो जो भी दोस्तों चक्रवात आता है, जो भी चक्रवात मान लीजिए साल का पहला चक्रवात आया, तो ये जितने 13 देश होते हैं, 13 देश का जो पहला अल्फ़ाबेट है, तो उसको दोस्तों जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी पढ़े होंगे उसमें, तो डिक्शनरी के अल्फ़ाबेट के अनुसार दोस्तों 13 को सजाया जाता है। तो मान लीजिए सजाइएगा इसको, तो पहला नंबर पर आ जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद भारत आ जाएगा, उसके बाद ईरान आएगा, मलेशिया आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा और ओमान, उसके पाकिस्तान। हम फजाही के दोस्तों लिखे हैं, तो इस तरह से दोस्तों अल्फ़ाबेट के अनुसार फजाया जाता है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कोई हम साल ले लेते हैं, उसमें पहला चक्रवात मान लीजिए आया, तो जिसका अल्फ़ाबेट दोस्तों पहले होगा वो नामकरण करेगा। पहला कौन है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश करेगा, बांग्लादेश दोस्तों कर दिया, तो उसके बाद मान लीजिए दूसरा चक्रवात उसी साल आ गया, तो नामकरण दोस्तों भारत करेगा। भारत अगर मान लीजिए कर दिया, तो मान लीजिए 2025 में चक्रवात की जो आने का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया दोस्तों, अब 26 में आएगा, तो 26 में मेरा भाई भारत नहीं करेगा, कौन करेगा, ईरान करेगा। 27 में आया मान लीजिए, तो ये मलेशिया करेगा। इस तरह से क्या होता है प्रक्रिया दोस्तों, ये चलता रहता है, दोहराता दोस्तों रहता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, तो ये ध्यान देने वाली याद रखिएगा। ये 13 देश अल्फ़ाबेट के अनुसार दोस्तों इसको फैलाया जाता है, और वही दोस्तों क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जो उत्तरी हिंद महासागर में क्या आते हैं, चक्रवात दोस्तों आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आएंगे, तो आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, रेमल का। जो रेमल चक्रवात दोस्तों आया था, इसमें जो प्रभावित जो क्षेत्र था, जो ये आपका हिंद महासागर में ही दोस्तों आया था, बंगाल की जो खाड़ी देख रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें दोस्तों जो प्रभावित क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से बहुत ही प्रभावित किया था। ये रेमल का मतलब होता है दोस्तों, कभी अर्थ पूछ दिया आपसे तो इसका मतलब होता है रेत। क्या होता है मेरे भाई, ये रेत होता है। और दोस्तों ये आया कब था, तो ये दोस्तों पिछले साल आया था आपका। ये पिछले साल जब मानसून का दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश हो रहा था, उस समय दोस्तों आपका ये मई, अगर बात कर ले कब आया था, तो मई 2024 में तो ये चक्रवात आपका आया था।
ये ध्यान दीजिएगा। और इसका नामकरण किसने रखा था दोस्तों? नामकरण रखा था ओमान ने। ओमान की दोस्तों राजधानी दिया है मस्कट, दिया है ओमान की राजधानी। तो ओमान ने दोस्तों क्या किया था? इसका नामकरण किया था किसका? रेमल का। रेमल मतलब होता है दोस्तों रेत। और ये आया कब था? 2024 में दोस्तों आया था आपका मई में दोस्तों। और प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुआ था। वहीं बात कर ले हम लोग असना। असना दोस्तों इसके बाद आया था 2024 में दोस्तों आपका असना आया था अगस्त में। अगस्त महीने में दोस्तों क्या आया था? आपका असना आया था। तो असना से जो दोस्तों प्रभावित था हमारा जो पश्चिम भारत देख रहे हैं अपना, वो कच्छ का क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र दोस्तों, और जो पाकिस्तान का जो कुछ इलाका था दोस्तों वो प्रभावित इससे हुआ था। और इसका दोस्तों नामकरण किसने किया था? तो ये ईरान ने किया था। जैसा कि बताएं अभी आपको हम बताया था क्या, तो नामकरण कैसे किया था? पहले बताया था बांग्लादेश, पहले क्या बताया था आपको? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद बताया था ये इंडिया, इंडिया का बताया था ईरान, ये इंडिया हो गया, ये आपका ईरान हो गया। ईरान के बाद था आपका बताया था क्या? मलेशिया। मलेशिया के बाद दोस्तों बताया थे आपको म्यांमार, फिर बताए थे ओमान, फिर बताए थे पाकिस्तान। क्या बताए थे हम लोग? पाकिस्तान बताए थे। तो यहाँ पर ओमान नामकरण किया ना मेरे भाई, इसका रेमल का। तो रेमल का कर दिया, तो असना का नाम कौन करेगा? तो बता दिए कि अल्फ़ाबेट पे मेरे भाई रखा है नाम, अल्फ़ाबेट पर क्या करेगा? नामकरण करेगा। तो इसका जब टर्न खत्म हो गया ओमान का, तो किसकी बारी आएगी? पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान का टर्न खत्म होगा तो क्यू से किसका नाम आया था? कतर का। इसके बाद जो भी आएगा ना भाई चक्रवाता, तो कौन का नामकरण करेगा उसका? तो कतर करेगा। ये देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही है जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। असना जो क्या है, असना का अगर अर्थ पूछ दे तो ये अर्थ होता था प्रशंसनीय। ये प्रशंसनीय दोस्तों क्या होता है? असना का अर्थ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं किसका? तो क्रेथोन का। क्रेथोन दोस्तों जो आया था वो कहाँ आया था? जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर दोस्तों वहाँ पर आया था। ये ताइवान फिलीपीन दोस्तों से प्रभावित हुआ था। और नामकरण दोस्तों क्या था? जापान। ये क्रोथन दोस्तों किसने? जापान ने दोस्तों नामकरण किया था। ताइवान और फिलीपीन दोस्तों से प्रभावित हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं यागी के बारे में बात करें, किसका बात करेंगे? यागी। यागी दोस्तों जो जापान दोस्तों नामकरण किया है, और ये म्यांमार, लाओस, जो वियतनाम में दोस्तों इस क्षेत्र को दोस्तों प्रभावित किया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं दाना। ये दाना दोस्तों फिर कहाँ आया था? तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, उसी क्षेत्र में दोस्तों ये आपका दाना आया था। और जो दाना का दोस्तों अर्थ होता है, इसका मतलब होता है उदारता। क्या होता है इसका? उदारता दोस्तों होता है। क्या होता है? उदारता होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो जो हमारा भारत का दोस्तों जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तटीय प्रांत है दोस्तों, उसको प्रभावित किया था। किसको? तो उड़ीसा खासकर और पश्चिम बंगाल को। और नामकरण किसने किया था मेरे भाई? कतर ने। कैसे बताया था आपको हम कि पहले जब ओमान कर दिया, तो ओमान के बाद ओ के बाद क्या आता है आपका? ओ के बाद पी आता है। तो पी में किसका? पाकिस्तान का नाम हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका? क्यू आता है। क्यू से किसका नाम बताया था? कतर का। ये कतर नाम किया ना। कतर के बाद किसका नाम बताया था? क्यू के बाद इस बताया था सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब दोस्तों इसका नाम, आगे जो भी चक्रवात आएगा उसका नाम कौन कर गया? तो सऊदी अरब दोस्तों करने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दाना कौन नामकरण किया? तो कतर किया। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं किसका? तो कोंगरे के बारे में बात करते हैं। कोंगरे दोस्तों कंबोडिया ने इसका नामकरण किया है। और ताइवान फिलीपीन दोस्तों क्या किया है? ये इसको प्रभावित करने वाला दोस्तों क्षेत्र है आपका। राफेल के बारे में तो आपको याद रहेगा। राफेल नामकरण किसने कौन किया? तो ये दोस्तों फ्रांस के तट पर दोस्तों आया। फ्रांस दोस्तों क्या है? नामकरण किया है। और दोस्तों जो प्रभावित क्षेत्र था वो क्यूबा था मेरे भाई। वहीं देखिए फेंगल। फेंगल दोस्तों जो चक्रवात आपका आया है, ये आपका जो 2024 का दोस्तों अंतिम समय था, मतलब कि नवंबर 2024 में चक्रवात आया था। और इसका नामकरण किसने किया था दोस्तों? सऊदी अरब। किसने किया था? सऊदी अरब दोस्तों। कतर हो गया था। कतर के बाद किसका आएगा? सऊदी अरब। जो आपको हम अभी नाम बताए थे, लिख करके उसको नाम नोट कर लीजिएगा और उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि कभी भूलिएगा नहीं। अगर महीना भी आपको याद रहेगा, मंथ या ईयर भी याद रहेगा, तो अपना नामकरण अगर भूल जाइएगा दिमाग से किसने किया है, तो उस हिसाब से अपना अनुमान लगा करके दोस्तों टिक कर सकते हैं। तो फेंगल दोस्तों आया है आपका नवंबर 2024 में, और सऊदी अरब इसका नामकरण किया है। और फेंगल का दोस्तों मेरा जो अर्थ होता है मेरा भाई, इसका मतलब होता है उदासीन। क्या होता है इसका मतलब? उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है? उदासीन इसका अर्थ होता है। और तमिलनाडु जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको बहुत ही दोस्तों क्या किया था? प्रभावित दोस्तों किया था। वहीं बात करते हैं चीड़ों का। चीड़ो दोस्तों क्या है? तो चीड़ो दोस्तों जो चक्रवात आया है, ये मोजाम्बिक क्षेत्र को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। और दोस्तों मॉरिशस जो है उसको दोस्तों क्या किया था? इसका नामकरण दोस्तों किया है। आगे हम लोग बात करते हैं किसका? तो लीके लेडी। लीके लेडी दोस्तों जिसका नामकरण किसी ने किया नहीं है, लेकिन जो फ्रांस का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर इसके तट को, जो फ्रांस का मायोड क्षेत्र है दोस्तों, उसको बहुत ज़्यादा ये घातक रूप से दोस्तों प्रभावित किया था। वहीं जूड के बारे में बात कर ले तो जूड दोस्तों मेडागास्कर और मोजाम्बिक क्षेत्र में दोस्तों बहुत प्रभावित किया था इसको। और मॉरिशस दोस्तों क्या किया था? इसको नामकरण किया है। वहीं अल्फ्रेड बता दिए थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों अपने नेता के नाम पर रखता है अपने चक्रवात का नाम। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आया था और ये ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्रभावित किया। देखिए अ पकड़ लीजिएगा, अ इसको पकड़ करके आप याद कर सकते हैं खासकर। लेकिन जो आपका उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवात जो आए हैं, जो हम बताएं अपने
जो हमारे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, उसको विशेषकर आपको याद रखना है मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं शक्ति के बारे में बात कर ले, जो शक्ति है दोस्तों, जो ये आपका 2025 में दोस्तों आया है। कब? तो ये मई 2025 में दोस्तों आया है। और जब बताएं आपको कि किसका टर्न खत्म हो गया था, पाकिस्तान दे दिया, कतर दे दिया, सऊदी अरब दे दिया, तो सऊदी अरब के बाद और कौन था दोस्तों 13 देश में? तो श्रीलंका भी था मेरे भैया। क्या था? श्रीलंका। तो किसकी बारी आएगी? तो श्रीलंका की बारी आएगी। इसलिए देखिए शक्ति का जो नामकरण किया है, किसने किया है? श्रीलंका ने। ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों और पूर्वी तट जो हमारा भारत है तो उसको प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो 13 देश का नाम बताएं उसको दिमाग में डाले रखिएगा। श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद अब जो चक्रवात आएगा मेरे भाई वो थाईलैंड रखेगा नामकरण। कौन रखेगा? थाईलैंड रखेगा। ये 2025 में ही दोस्तों आया है। कब आया ये? 2025 में ही मेरे भाई ये आया है शक्ति। और नामकरण किसने किया? श्रीलंका। शक्ति मतलब ताकतवर जो होता है उसी को कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से कुछ जो बताएं उसको याद रखना है, आपको दिमाग में डाले रखना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट की। किसकी? भारतीय वन रिपोर्ट की दोस्तों 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट आई है। 18वीं भारतीय दोस्तों वन रिपोर्ट जो आई है 2023 की दोस्तों, जो 2024 में ही क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इसको प्रकाशित करने वाले कौन है? तो पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री जो है दोस्तों हमारे भूपेंद्र यादव दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, इसको प्रकाशित किया है। और ये प्रकाशित दोस्तों कहाँ से होता है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है हमारा, इसका मुख्यालय देहरादून में दोस्तों इसका केंद्र है। और ये 18वां दोस्तों भारत का रिपोर्ट है। जो ये रिपोर्ट कब का है? तो 2023 का दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये प्रति 2 वर्ष में दोस्तों क्या होता है? जारी होता है। पहला रिपोर्ट बोलेगा मेरे भाई कि पहला रिपोर्ट कब जारी हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था 1987 में जारी, 1987 में। कब? 1987 में दोस्तों पहला रिपोर्ट वन रिपोर्ट जारी हुआ था। इसके बाद हर 2 साल पर दोस्तों क्या होता है? रिपोर्ट दोस्तों ये जारी होता है। और ये दोस्तों 18वें क्रम का रिपोर्ट है, जारी भूपेंद्र यादव ने किया था, जो पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री है दोस्तों। अब इसमें जो विशेष बातें उसको याद रखना है। क्या याद रखना है सर? तो बताते हैं अभी आपको हम। तो देश में जो कुल वन एवं वृक्षावरण है, क्या है देश में, हमारे देश में कितना वन है, कितना वृक्षावरण है, वो याद रखना है। अब ये वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, पहले इसको समझिए, फिर आपको डाटा याद रखने में आसानी होगी। तो पहले हम बात करते हैं भाई मेरे वनावरण। क्या हम बात करेंगे? वन आवरण। ये वन आवरण होता क्या है सर? तो वन आवरण दोस्तों उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर क्या होता है? कैनोपी डेंसिटी। अगर हम किताबी भाषा में बोले तो कैनोपी हम अपने किताबी भाषा में बता देंगे आपको, कि किताब में लिखा है तो उसको बताएंगे, और अपना सिंपल भाषा में बताएंगे जो आपको याद रखेगा। जहाँ की दोस्तों कैनोपी डेंसिटी क्या हो? 10% से अधिक हो। 10% से अधिक हो कितना? तो 1 हेक्टेयर भूमि पर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर दोस्तों क्या हो? कैनोपी डेंसिटी दोस्तों, जो जंगल का दोस्तों घनत्व हो, जो दोस्तों क्या हो? जंगल का दोस्तों घनत्व हो, वो 10% से अधिक हो 1 हेक्टेयर भूमि पर, उसको कहते हैं वन आवरण। समझ गए? इसी का उल्टा जब कर दीजिएगा तो कहलाएगा वृक्षावरण। इसका उल्टा मतलब क्या मेरे भाई? वृक्षावरण क्या हो जाएगा? तो वृक्षावरण जहाँ का कैनोपी डेंसिटी क्या हो? 10% से दोस्तों क्या हो? कम हो 1 हेक्टेयर भूमि पर, 1 हेक्टेयर भूमि पर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर दोस्तों क्या हो? 10% से कम कैनोपी डेंसिटी हो, उसको कहते हैं हम लोग वृक्षावरण। आप समझिए सिंपल, वन आवरण वृक्षावरण क्या होगा। तो वन आवरण का मेरे भाई हो गया क्या? वन किसको कहिएगा और वृक्ष किसको कहिएगा। तो दोस्तों क्या होता है, जो जंगल देखते हैं आप, जो बड़े बड़े जंगल देखते हैं, वो अमेजोन का जंगल का नाम सुने होंगे, ये सब का नाम सुने। अमेजोन का जंगल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जंगल दोस्तों है। तो वो सब जो जंगल है उस सबको क्या कहेंगे? जो बड़े क्षेत्र में दोस्तों क्या फैला हुआ है उसको क्या कहिएगा? जंगल कहिएगा। वृक्ष क्या होता है? तो वृक्ष जो दोस्तों आपके सड़कों के किनारे होता है, जो अपने खेत में जो जमीन पर दोस्तों क्या करते हैं आप, उसको दोस्तों बोते हैं, मतलब रोपते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है? आपका वृक्ष कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। वन क्या हो गया और वृक्ष क्या हो गया, जो सिंपल भाषा में आप समझिएगा। आप दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो आंकड़ा से प्रकाशित हुआ उसके कुछ डाटा को हमको याद रखना है। क्या है? तो देश में कुल वन और वृक्षावरण, वन मतलब बता दिए क्या होता है, और वृक्ष क्या होता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। तो कुल कितना है? तो ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों इतना क्षेत्र पे क्या है हमारे देश में दोस्तों आपका वन और वृक्षावरण है। लेकिन आपको ये आंकड़ा याद ना रख करके दोस्तों ये याद रखना है, मुख्य क्या है आपका प्रतिशत पूछेगा। तो कितना प्रतिशत है? तो 25.17। अब बात है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या कीजिएगा, ये 5 और 5 को 5 2 और 5 जोड़िए, कितना आएगा? 7 आएगा। वहीं यहाँ पर 1 और 7 को जोड़िएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। तो जहाँ पर लगातार 7 और 8 आ रहा है, 7 और 8 आ रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका दोस्तों? वो हो जाएगा कुल वन एवं वृक्षावरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन एवं वृक्षावरण। जहाँ पर 7 और 8 है, मतलब पहले 7 फिर 8, पहले 7 फिर 8, मतलब 25.17 जोड़ के देख लीजिएगा। ट्रिक बना दिए आपके लिए, याद रखिएगा। कुल वनावरण
मतलब कुल वनावरण का क्षेत्र, मतलब वही बता दिए जहाँ पर कैनोपी डिफिनिटी 10% दोस्तों अधिक हो। तो कितना है दोस्तों क्षेत्र इसका, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वही प्रतिशत में हम लोग बात करें तो 21.76, 21.76 क्या है दोस्तों मेरे भाई, ये कुल वनावरण है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका अंतर ले लीजिए, 2 1 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, वहीं 7 1 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब सिर्फ सिंगल पूछेगा मेरे भाई, सिर्फ 1 का पूछेगा तो 1 1, सिर्फ 1 का पूछेगा तो 1 1। लेकिन जब वृक्ष और वृक्षावरण दोनों पूछ देगा तो 2 लीजिएगा, किसका, 7 और 8 जोड़ करके। वहीं अगर आपको ये दोनों याद है मेरे भाई तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको घटा के आप निकाल लीजिएगा, इसको घटा करके आप आसानी से निकाल लीजिएगा। नहीं तो अगर याद होता है तो याद भी कर सकते हैं, इसका भी ट्रिक बना देंगे आपके लिए। देखिए कुल वृक्ष और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, वही मतलब बता दिए जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी आपका 10% से कम हो तो कितना है ये, तो 3.41% है। कितना है, 3.41। कैसे याद रखना है आपको, तो देखिए 3 में से, देखिए 4 में से घटाइए कितना, 1, तो कितना बचेगा आपका 3, आगे वाला आ जाएगा ना संख्या, तो इस तरह से याद रखिएगा। लेकिन अगर ये दोनों भी आपको याद है मेरे भाई, कुल वृक्षावरण और आपका वनावरण, तो ये आसानी से निकाल लीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोस्तों याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे क्या है मेरे भाई, तो आगे पूछ रहा है आपसे कि 2021 की तुलना किया है और 2023 का रिपोर्ट में कि कुल वन और वृक्ष में कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों। तो कुल वन और वृक्ष में दोस्तों 1445 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि हुई है, किसमें, वन और वृक्ष में। वहीं सिर्फ सिंगल पूछेगा, वन में कितना वृद्धि हुआ है तो 156। अगर ये याद है तो घटा कर निकाल लीजिए आसानी से, 1445 में से घटाइएगा 156 से कितना आ जाएगा, 1289 दोस्तों आपका आ जाएगा कुल वृक्षावरण। ये उम्मीद करते हैं आपको ये भी दिमाग में रहेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य में दोस्तों वृद्धि हुई है, किसमें, तो वन और वृक्ष में। वन वृक्ष दोनों की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, सिर्फ वन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश और दोस्तों उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। वही बात करते हैं सिर्फ वन में, किसमें, वन में सिर्फ बात करेगा। वन मतलब बता दिए जहाँ पर कैनोपी डेफिनिटी क्या हो, 10% से अधिक हो। तो किसने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वृद्धि की है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है किसने, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा राज्य है, तो आपका मिजोरम है, फिर गुजरात है, उड़ीसा है। वन वृक्ष दोनों बोलेगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा, लेकिन सिर्फ वन की बात कर ले जहाँ पर कैनोपी डेफिनिटी 10% अधिक हो तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ये ध्यान दीजिएगा, दिमाग में डाले रखिएगा। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक, क्या बात करें, क्षेत्रफल में अगर बात कर ले कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष वाले राज्य, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर क्या है, वन और वृक्ष है दोस्तों, तो उसमें आएगा मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश टॉप पर है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र वो वृद्धि किया है 2021 की तुलना के किए हैं, याद रखिएगा, वो टॉप मत कर दीजिएगा, इसको छत्तीसगढ़ को मत मार दीजिएगा, ठीक। ये क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं हम, वो वृद्धि किया है, कितना वृद्धि हुआ है 2021 और 2023 का रिपोर्ट जो आया है उसमें तुलना में। और क्षेत्रफल के अनुसार बात कर ले कि सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है दोस्तों महाराष्ट्र। वहीं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, सिर्फ वन की बात करेगा, सिर्फ वन की बात करेगा तो 3 राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वन मतलब जहाँ की कैनोपी डेफिनिटी क्या हो दोस्तों, 10% से अधिक हो, 10% से दोस्तों अधिक हो वो कहलाता है आपका वन, और जहाँ 10% से कम हो कहलाता है आपका वृक्ष कहलाता है। ये दिमाग में डाले रखिएगा, आपको आसानी से दोस्तों प्रश्न समझ में आएगा। तो वन की बात करेगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश, वन और वृक्ष दोनों बात करेगा क्षेत्रफल में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश टॉप पर दोस्तों आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रतिशत में, बात करें कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा किसने वृद्धि किया दोस्तों, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन दोस्तों, वनावरण दोस्तों कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है। क्षेत्रफल में मेरे भाई बोलेगा तो मध्य प्रदेश, प्रतिशत में बोलेगा तो ये लक्षद्वीप, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में सुने होंगे, तो सुंदरवन का जो डेल्टा देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर जो भी वन होते हैं वो क्या होता है, मैंग्रोव वन होते हैं। और इससे विशेष कर प्रश्न पूछता है कि मैंग्रोव वन का जो जल होता है किसमें होता है दोस्तों, तो ये जल में होता है। आप गूगल पर जाइएगा, सर्च मारिएगा मैंग्रोव में दोस्तों, आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर दोस्तों दृश्य दिखेगा और आपको दिमाग में बहुत चीज़ यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ मैंग्रोव वन दोस्तों आवरण जो हमारे भारत में है वो 4,952 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कितना है, 4,992 है, 4,992 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो कुल कितना है 0.15% है। और सर्वाधिक अगर पूछेगा मैंग्रोव वन कहाँ है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं देश के कुल वनों में कुल कार्बन, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285.5
मिलियन टन दोस्तों, इसको भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा। 7085 याद रखिएगा, 7285 क्या कार्बन स्टॉक है, 7285 कार्बन स्टॉक है। मैंग्रोव 1 4992 इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, दो आंकड़ा पकड़ के याद रखिएगा, आसानी हो जाएगा आपको। वहीं 2021 की तुलना में दोस्तों कितना वृद्धि हुआ कार्बन स्टॉक में, तो 81.5 मिलियन टन दोस्तों क्या हुआ है, वृद्धि दोस्तों हुआ है। अगर इसी में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7200, जो 4.5 मिलियन टन दोस्तों 2021 का था, और इसमें 81.5 जोड़ दीजिएगा तो 2023 का दोस्तों आ जाएगा आंकड़ा। वहीं देश में बांस धारित क्षेत्र की बात कर लें कि जो हमारे देश में कितने क्षेत्र पर दोस्तों बांस है, तो वो दोस्तों कितने क्षेत्र पर है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपको बांस देखने के लिए मिलेगा। वहीं तुलना करें, वृद्धि करें, कितना वृद्धि हुआ है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर से वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष याद रखिएगा कि कोई भी देश है दोस्तों, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ उसके क्षेत्र पर दोस्तों 33% का दोस्तों वन होना अनिवार्य होता है उसके पर्यावरण संतुलन के लिए दोस्तों। लेकिन हमारे देश में कितना है, तो 25 मतलब 7 है, आपकी कितना बताया था, 8, 1.7, 25 7 ये 8, इतना प्रतिशत दोस्तों क्या है हमारे क्षेत्र पर दोस्तों, वनावरण और वृक्षावरण है, जो कितना कम है दोस्तों, लगभग 8% दोस्तों कम है। लेकिन ये 19 राज्य एवं यूटी आपके हैं, 19 राज्य एवं यूटी में दोस्तों 33% वो आंकड़ा प्राप्त कर चुका है, लेकिन हमारे पूरे भारत में दोस्तों नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछे कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33% दोस्तों होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंकड़ा दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, जो तेजी से इसको खत्म करेंगे इसको, तो भारत में और विश्व में जो उत्पादित जो खाद्य पदार्थ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ प्रथम है विश्व में और प्रथम है भारत में दोस्तों। तो चावल, चीन, पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है विश्व स्तर पर, और हमारे भारत में दोस्तों क्या कौन है, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है दोस्तों। वहीं गेहूं आलू की बात कर ले, गेहूं आलू दोस्तों चीन में होता है, और हमारे भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश तो बहुत सारी चीज़ों में प्रथम स्थान पर रहता है। दूध वगैरह हो गया आपका, ये भी उत्तर प्रदेश, चीनी हो गया ये भी उत्तर प्रदेश आएगा। तो गेहूं हो गया, आलू हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश दोस्तों। उसके बाद मक्का आते हैं, तो मक्का दोस्तों अमेरिका, और हमारे भारत में कहाँ होता है, तो कर्नाटक वाला, जो कर्नाटक साउथ में दोस्तों वहाँ पर मक्का आपका होता है। दलहन की बात कर ले दोस्तों, दलहन दालें, तो हमारे भारत टॉप पर दोस्तों दलहन में, और हमारे भारत में दलहन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों होता है। इसके अलावा सोयाबीन दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश हम लोग कहते हैं। मूंगफली के बारे में पूछ देगा दोस्तों, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, तो चीन में होता है मूंगफली सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा हमारे भारत में पूछेगा, भारत में टॉप पर कौन है, तो गुजरात, क्योंकि मूंगफली दोस्तों जो कच्चा जो आपका काली मिट्टी दोस्तों वहाँ पर होता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात महाराष्ट्र वाला इलाका दोस्तों वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं किसमें, तो गन्ना की। तो गन्ना की बात बता दी, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा होता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन होता है। हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश गेहूं आलू हो गया आपका, दूध हो गया, ये आपका गन्ना हो गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जूट की बात कर ले, तो जूट सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे भारत में ही होता है। और राज्य में बात कर ले दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, चावल और आपका जूट। इसको ध्यान से एकदम दिमाग शांत करके भाई मेरे पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वहीं बात करते हैं तंबाकू के बारे में, तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है, और हमारे भारत में उसको कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक रबड़ का दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर विश्व स्तर पर बात करें, थाईलैंड में दोस्तों होता है, और हमारे भारत में दोस्तों कहाँ होता है, केरल में होता है। वहीं कॉफ़ी के बारे में बात कर ले, तो कॉफ़ी दोस्तों ब्राज़ील, अब ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का जो बागान होता है उसको फजेंडा के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। और हमारे भारत में दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों कॉफ़ी आपका होता है। सूरजमुखी के बारे में बात कर ले, तो यूक्रेन, वही यूक्रेन जो अभी क्या है दोस्तों, रसिया से युद्ध में दोस्तों फंसा हुआ है। और अगर भारत में बात कर ले कहाँ सबसे ज़्यादा होता है सूरजमुखी दोस्तों, तो ये आपका कर्नाटक में होता है। ज्वार की बात कर ले, मोटा अनाज दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, हमारे भारत में दोस्तों महाराष्ट्र में होता है। कपास की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है, हमारे भारत में दोस्तों गुजरात में होता है, क्योंकि कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी दोस्तों बहुत ही उपयुक्त होता है। आगे है आपका प्याज, तो प्याज दोस्तों चीन में होता है, हमारे भारत में महाराष्ट्र में होता है, टॉप पर महाराष्ट्र है। चाय हो गया दोस्तों आपका चीन, चाय चीन तो देख लिए हम लोग। अब हम भारत में सबसे टॉप पर कौन है, तो असम है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। सोया के बारे में बता दिए थे, अमेरिका, हमारे भारत में सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। वहीं बात करते हैं दूध में दोस्तों, हमारा भारत टॉप पर है, और उत्तर प्रदेश दोस्तों क्या है, टॉप पर है राज्यों में। चीनी दोस्तों बता दिए आपको, यहाँ भारत में है, और ये महाराष्ट्र दोस्तों क्या है, टॉप पर है चीनी उत्पादन में। माफ कीजिएगा, गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है, चीनी दोस्तों गन्ना से जो निकलता है वो महाराष्ट्र टॉप पर दोस्तों है निकालने में दोस्तों। वहीं मसाला की बात कर ले, तो मसाला टॉप में दोस्तों भारत ही है, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दोस्तों मसाला का खेती आपका होता है। वहीं कुल दोस्तों तिलहन की बात कर ले, तो भारत टॉप पर है, और हमारे भारत में राज्यों की बात कर ले, तो टॉप पर दोस्तों कौन है, राजस्थान। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। एक दो बार एकदम दिमाग शांत करके दोस्तों, बिना कुछ सोचे अपने बिना दिमाग में कुछ लाए दोस्तों इसको पढ़िएगा, आपको आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग आप किसकी, तो बात करते हैं खनिज उत्पादन की। खनिज उत्पादन में दोस्तों टॉप पर कौन कौन है विश्व स्तर पर और राज्यों में दोस्तों, तो कोयला और ग्रेफाइट दोस्तों,
कोयला और ग्रेफाइट दोस्तों उत्पादन सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है, तो आपका चीन है दोस्तों। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों उत्पादन इसका, उड़ीसा में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हीरा की बात कर ले तो हीरा दोस्तों अगर बात की करें तो विश्व स्तर पर दोस्तों हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रूस में होता है, प्रथम स्थान इसका है। और हमारे भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा का पन्ना का नाम सुने होंगे दोस्तों, खान। तांबा दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है चिली में, हमारे भारत में दोस्तों कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों आपको खेतरी का नाम सुने होंगे, वहाँ भी तांबा का उत्पादन होता है। लौ अयस्क दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे भारत में उड़ीसा में दोस्तों लौ अयस्क का उत्पादन के टॉप पर है। वहीं चांदी के बारे में बात करें दोस्तों, चांदी मैक्सिको में होता है और राजस्थान जो टॉप पर है चांदी उत्पादन में। कच्चा तेल की बात कर ले तो अमेरिका दोस्तों, हमारे भारत में राजस्थान हो गया। प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर ले तो दोस्तों अमेरिका टॉप पर है और हमारे भारत में दोस्तों असम क्या है आपका टॉप पर है। वहीं बॉक्साइट के बारे में बात करें जिससे क्या निकलता है, एल्युमिनियम दोस्तों, एल्युमिनियम का ये कच्चा पदार्थ है दोस्तों, हम एल्युमिनियम का ये अयस्क बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर ही है किसमें, तो बॉक्साइट में। और हमारे भारत दोस्तों क्या है, तो उड़ीसा है आपका। मैग्नीज में दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश दोस्तों टॉप पर है राज्यों में। हमारे भारत के अंतर्गत मैग्नीज बालाघाट का नाम सुने होंगे। सोना की बात कर ले तो चीन टॉप पर है, हमारे भारत में कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड का नाम सुने होगा, KGF का नाम सुने हैं आप लोग। वहीं बात कर लेते हैं अबरक और टंगस्टन, जो सब टॉप पर चीन है और हमारे भारत में दोस्तों आंध्र प्रदेश तो अबरक टंगस्टन होता है। यूरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं तो कजाकिस्तान दोस्तों टॉप पर है, टॉप पर कौन है, कजाकिस्तान। और हमारे भारत दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है यूरेनियम का। लेकिन इसके अलावा यूरेनियम के लिए एक विशेष खान है झारखंड में, जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे दोस्तों, वहाँ भी इसका दोस्तों उत्पादन होता है। जिप्सम के बारे में बात कर ले तो अमेरिका दोस्तों टॉप पर है विश्व स्तर पर, वहीं भारत में दोस्तों राजस्थान है टॉप पर। सीसा कैडमियम के बारे में बात करें दोस्तों चीन टॉप पर हो और राजस्थान दोस्तों हमारे भारत में भारतीय राज्यों में टॉप पर है। वहीं बात कर लेते हैं निकेल क्रोमाइट में दोस्तों टॉप पर उड़ीसा हो गया आपका। वहीं निकेल में दोस्तों बात करें तो इंडोनेशिया दोस्तों क्या है आपका टॉप पर है। क्रोमाइट में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका आपका टॉप पर है। टीन हो गया तो टीन में दोस्तों कौन है टॉप पर दोस्तों विश्व स्तर पर, तो चीन। वहीं दोस्तों क्या है, छत्तीसगढ़ दोस्तों राज्यों में से टॉप पर है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों बस्तर का नाम सुने होंगे, वहाँ जिला है, तो टीन उत्पादन में दोस्तों मतलब कि एक प्रसिद्ध स्थल है वहाँ का। इस्पात दोस्तों नाम सुने हैं, तो इस्पात में टॉप पर दोस्तों चीन है और दोस्तों भारत में उड़ीसा इस्पात उत्पादन में दोस्तों टॉप पर है। प्लेटिनम के बारे में बात कर ले दोस्तों, जिसको हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है दोस्तों और उड़ीसा दोस्तों हमारे भारतीय राज्यों में टॉप पर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको बस दिमाग शांत कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। जब दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, MCQ बनाइएगा, तो दोस्तों आसानी से आपके दिमाग में दोस्तों क्लिक करेगा बस। लेकिन आपको दिमाग में दोस्तों इसको शांत करके आपको पढ़ना है, बस हुलचुल करके मत पढ़िएगा, इधर उधर कुछ तो आपको याद हो, कुछ तो याद होगा मेरे भाई। अब आते हैं आगे आपके लिए, ये तो हम लोग करंट अफेयर का चल रहा है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक और है तो GS के लिए है। GS भी दोस्तों आपको हम पीछे होने नहीं देंगे। तो GS की तैयारी दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है दोस्तों। अपने टेलीग्राम चैनल पर टारगेट सीरीज हमारा चल रहा है, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, इस पर कोई चार्ज दोस्तों नहीं ले रहे हैं। अगर आप बिहार सरकार का दोस्तों शिक्षा पदाधिकारी हो गया, बिहार CGL 4 हो गया दोस्तों, बिहार से इंटर लेवल हो गया, BSO का फॉर्म भरे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीरीज से दोस्तों जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अभी हम लोग का पॉलिटिक्स खत्म ही होने वाला है, लगभग हम लोग दोस्तों भाग 6 तक खत्म कर चुके हैं, भाग दोस्तों हम लोग का 9 चल रहा है। 9 मतलब कि पंचायत दोस्तों हम लोग का शुरू हो चुका है। इसमें जो टारगेट मिलता है डेली है, बच्चे दोस्तों टारगेट पूरा करते हैं, तो बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, उनसे पूछिएगा। वीडियो क्लास से मिलता है, क्लास PDF मिल जाता है, MCQ PDF मिलता है, टॉपिक टेस्ट दोस्तों होता है आपका डेली रात को 9 बजे, क्योंकि हम टॉपिक भाई मेरे दे रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वो टेस्ट के माध्यम से दोस्तों हम पता कर लेते हैं कौन बच्चा पढ़ के आया, कौन बच्चा बस खाली अपना पढ़ाई के साथ दोस्तों क्या कर रहा है, खेल रहा है दोस्तों। एक उसको क्या किया है, तो अपना खेलने का दोस्तों साधन बना लिया है। और कंटेंट का सोर्स जो रहता है, बच्चे लूसेंट पढ़ना चाहते हैं ये रखे हैं, ऑब्जेक्टिव लूसेंट दोस्तों ये भी रखे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम क्राउन जो आपका ये घटना चक्र है वो भी दोस्तों इससे भी टॉपिक मिलता है। और दोस्तों ये क्राउन से भी टॉपिक देते हैं दोस्तों। टॉपिक देने का मतलब कि इससे क्वेश्चन बनाते हैं, तो मान लीजिए इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों दिया है तो इसमें 10% का दोस्तों कुछ ना कुछ अंतर रहता है, तो जो इसमें रहता है इसमें नहीं रहता है, दोनों मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन सेट हो जाता है दोस्तों मेरा। उसके बाद बताएं कि अभी हम लोग का पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स खत्म होने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री एंड कॉफ है, यहाँ पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं देना है। अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से दोस्तों आप चाहते हैं कि हम अपने तैयारी को बेहतर करना दोस्तों, और आपको पता है कि सेल्फ स्टडी क्या होता है दोस्तों, बेहतर स्टडी होता है आपके लिए। आप चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो जब तक आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे, कितना ही बड़ा से बड़ा टीचर आ जाए, यहाँ तक कि आपको भगवान भी आ जाएंगे दोस्तों, तो वो
कुछ करने वाले नहीं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक दोस्तों होने वाला कुछ नहीं है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, दिमाग में डाल के रखे रहिएगा दोस्तों, नहीं तो बस खाली पंचवर्षीय उतना ये सही चलता रहेगा। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, यही आपके लिए सूचना था। इसका जो लिंक है दोस्तों आपको किसी वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो में डाल देंगे आपको, कमेंट बॉक्स हो गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई पीडीएफ चाहिए आपको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, आपको हम किसी भी तरह कोई बुक का दोस्तों पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों भेज देंगे, ताकि आप अच्छे से दोस्तों तैयारी कर सकें। तैयारी में दोस्तों आपको बुक का कोई साधन दोस्तों आपको दिक्कत न करे। बाकी दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो, अगर चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। इस पर दोस्तों अच्छे आपको जो जीएस के टॉपिक है वो पढ़ाए जाते हैं, और एग्जाम जो इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज है दोस्तों उसको जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे, बस खाली समय अगर निकल मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे उसको अभी कुछ समय के लिए रोके हैं, उसको भी हम चालू करने वाले दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर दोस्तों बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, और कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो भी दोस्तों हमें बता दीजिएगा। और आपका कुछ छोटा मोटा ग्रुप है दोस्तों अपने एफडी का दोस्तों, तो वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधु को दोस्तों क्या हो पता चल सके, और कैसे जीएस पढ़ना है, कैसे दोस्तों करंट अफेयर दोस्तों लगाना है, प्यार करना है दोस्तों, वो भी सीख जाए दोस्तों। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा दोस्तों पढ़िएगा, और दोस्तों अच्छे से रहिएगा। धन्यवाद।